हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज ऑफ ड्रामा जो कि एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है एनटी एंड नेट इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे ग्रीक ड्रामा की शुरुआत हुई थी। इट स्टार्टेड विद अ फेस्टिवल कॉल्ड डायनीसिया, जो कि ग्रीक गॉड डायनीसियस के ऑनर में रखा जाता था। और उसमें ड्रामा का कॉम्पिटिशन चला करता था, जिसमें तीन जो इम्पोर्टेंट ट्रेजेडी लिखने वाले राइटर्स थे वो थे ईस्किलस, सोफोक्लिस एंड यूरिपिडीज। राइट, तो उन्हीं में से हम आज एक इम्पॉर्टेंट प्ले राइट ईस्किलस को डिटेल से देखने वाले हैं। बेसिकली ईस्किलस इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। तो इसी लाइन पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट ही वॉज फॉर द ग्रीक ड्रामा। Aeschylus was born in around 525 BC and बैकग्राउंड की अगर उनकी बात करें तो उनके फादर एरिस्टोक्रेटिक फैमिली को बिलोंग करते थे और वॉर्स में भी Aeschylus ने पार्टिसिपेट किया था, नेमली द बैटल ऑफ मैराथन एंड सैलामिस। राइट, Aeschylus was a great supporter of the democracy, the Greek democracy। और उस टाइम पे हम देखते हैं कि पॉलिटिकल अनरेस्ट काफी चल रहा था ग्रीक सोसाइटी में, तो Aeschylus सपोर्टिंग डेमोक्रेसी इन दैट सिनेरियो। ड्रामा की अगर बात करें तो लिटरेचर पे उनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन ये था कि ही वाज द पर्सन हु एडेड द सेकंड एक्टर टू द ड्रामा। Aeschylus से पहले ड्रामा में सिर्फ एक एक्टर हुआ करता था और कोरस रहता था। तो यू कैन इमेजिन इट यूज्ड टू बी वेरी काइंड ऑफ बोरिंग एंड नॉन ड्रामेटिक एलिमेंट्स वर देयर, राइट, लॉट ऑफ नरेशन एंड ऑल। तो Aeschylus ने ये इंपॉर्टेंट किया कि उन्होंने इंटेंसिफाई किया ड्रामा में एक्टर्स के रोल को। और फिर हम देखते हैं कि सोफोक्लिस ने थर्ड एक्टर इंट्रोड्यूस किया। तो इस तरह से ड्रामा का डेवलपमेंट चला था। राइट, जो इंपॉर्टेंट थीम्स Aeschylus की ड्रामा में रहती थी, दोज वर द पावर स्ट्रगल बिटवीन गॉड एंड मैन, कि कैसे क्या मैन आजाद होते हैं या फिर गॉड्स के द्वारा कितना उनको कंट्रोल किया जाता है। उस टाइम के लिटरेचर में हम ये खास बात देखते हैं कि गॉड्स जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इंसानों की लाइफ में। राइट, अनदर थीम वाज जस्टिस एंड रिवेंज। जैसे कि मैंने बताया कि Aeschylus ने वॉर्स में पार्टिसिपेट किया था, तो ही वाज काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस विद दिस आइडिया ऑफ हॉरर्स ऑफ वॉर, रिवेंज, है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट उनका एक थीम रहता था ह्यूब्रिस का। ह्यूब्रिस मीन्स प्राइड। तो किस तरह से एक प्राइड की वजह से एक कैरेक्टर का डाउनफॉल होता है, क्योंकि काफी सारी ट्रेजेडीज में उनके बाद एक कॉमन थीम देखने को मिलती है। तो किस तरह से इंसान का डाउनफॉल होता है प्राइड की वजह से, ये Aeschylus ने दिखाया हुआ था। राइट, 90 प्लेस Aeschylus ने टोटल लिखे, जिसमें से 7 सिर्फ आज के टाइम पे सर्वाइव किए हैं। और उनमें सबसे मेन है ओरेस्टाया ट्रिलॉजी। ट्रिलॉजी का मतलब होता है 3 प्लेस का एक सेट जिनकी थीम या स्टोरी लाइन कॉमन हो। और इसके अलावा उनके दूसरे प्लेस है प्रोमेथियस बाउंड, द पर्सियंस एंड 7 अगेंस्ट थीव्स। सो ओरेस्टाया ट्रिलॉजी में जो 3 प्लेस हैं, दीज आर एगामेम्नन, द लाइबेशन बियरर्स एंड यूमेनिडीज। तो पहला प्ले देखते हैं एगामेम्नन। ट्रोजन वॉर के बारे में आई होप कि सबने सुना हो, एंड इफ यू हैवंट एंड यू आर अ लिटरेचर स्टूडेंट, देन आई बिलीव दैट फर्स्ट यू शुड गो एंड स्टडी इन डिटेल अबाउट ट्रोजन वॉर, क्योंकि इस वॉर पे बेस्ड काफी कैरेक्टर्स आपको लिटरेचर में देखने को मिलते हैं। राइट, तो टू गिव यू अ समरी ऑफ ट्रोजन वॉर, इट वाज अ 10 years वॉर दैट अकर्ड एंड इट वाज बिटवीन द ग्रीक एंड द सिटी ऑफ ट्रॉय। तो हुआ ये था कि उस वॉर में फाइनली ग्रीक्स ने ट्रॉय को हरा दिया था बिकॉज ऑफ देयर वॉरियर कॉल्ड एकिलीज। राइट, तो ग्रीक वॉर अब खत्म हो चुका है इस प्ले में, और एगामेम्नन जो वन ऑफ द वॉरियर्स ऑफ द ग्रीक साइड, ही वाज द किंग ऑफ आर्गोस। तो ही इज रिटर्निंग टू हिज सिटी। राइट, तो यहाँ से ये प्ले स्टार्ट होता है कि एगामेम्नन रिटर्न कर चुका है और अलॉन्ग विद हिम इज द वॉर प्रिजनर कैसेंड्रा। कैसेंड्रा नाम की लड़की को वो सिटी ऑफ ट्रॉय से उठाकर लाया है, एंड उसकी जो वाइफ है क्लाइटेमनेस्ट्रा, हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में शी बिहेव्स वेरी लविंगली, यू नो, शी इज वेरी पोलाइट, एंड वो कहती है कि एगामेम्नन की स्वागत की तैयारी की जाए, उनके लिए एक पर्पल कारपेट बिछाई जाए जिसमें चल के वो वापस आए। तो हम देखते हैं कि शी इज काइंड ऑफ वेरी हैप्पी। लेकिन फिर पता चलता है कि क्लाइटेमनेस्ट्रा इज एक्चुअली वेरी एंग्री एट एगामेम्नन, क्योंकि इस वॉर के टाइम पे एगामेम्नन ने गॉड को खुश करने के लिए
अपनी जो डॉटर थी इफिजीनिया उसको सेक्रीफाइस कर दिया था। He had killed his daughter Iphigenia। तो इसी की वजह से क्लाइटेमनेस्ट्रा was very very angry at Agamemnon। और वो क्या करती है कि वो अपने लवर एजिस्थीस के साथ मिलके एगामेम्नन का मर्डर कर देती है। और ये जो एजिस्थीस है ये एगामेम्नन का कजिन होता है और इसकी भी एक कहानी है, यू कैन जस्ट गूगल इट, इट इज अबाउट द एट्रियस कर्स। तो एगामेम्नन के फादर और एजिस्थीस के फादर के बीच में कुछ चला हुआ था प्रॉब्लम और इसकी वजह से उन्होंने एक दूसरे के बेटों को मारते हैं। तो इस तरह का लंबा एक कर्ज था उस फैमिली को। तो ये कर्ज फिर से फुलफिल हो जाता है जब क्लाइटेमनेस्ट्रा जो है अपने लवर एजिस्थीस के साथ मिलके इसको एगामेम्नन को मार देती है। तो इसी के साथ ही प्ले एंड होता है। लेकिन एंड होते टाइम हम देखते हैं कि इनका जो बेटा है ओरेस्टीस वो काफी ज्यादा सैड है और जो कोरस है वो ये प्रोफेसी करता है कि आगे जाकर ओरेस्टीस इस बात का बदला लेगा, दैट ही विल एवेंज द मर्डर ऑफ हिज फादर। राइट, तो इस नोट पे एगामेम्नन प्ले जो है वो खत्म हो जाता है। फिर आता है नेक्स्ट प्ले इस ट्रिलॉजी का, दैट इज द लाइबेशन मीडियर्स। अब लाइबेशन का मतलब ये होता है कि ये जो किसी इंसान के मरने के बाद उसकी कब्र पे जाके जो ऑफरिंग्स होती है, जो प्रेयर्स की जाती है एक ग्रुप ऑफ वुमेन के द्वारा। राइट, तो ये प्ले ऐसे ही स्टार्ट होता है। एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ वुमेन जो है वो एगामेम्नन की ग्रेव पे जा रही है और उसी में एगामेम्नन की बेटी है, हर नेम वाज इलेक्ट्रा। तो इलेक्ट्रा भी उस ग्रुप का हिस्सा है। दे आर गोइंग टू द ग्रेव ऑफ एगामेम्नन, क्योंकि जो क्लाइटेमनेस्ट्रा है जो उनकी मदर है उसको बहुत अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। तो उन सपनों को शांत करने के लिए ये लोग एगामेम्नन की ग्रेव पे जा रहे हैं और वहां पर उन्हें मिलता है ओरेस्टीस, यस, द सन ऑफ एगामेम्नन। तो ओरेस्टीस वापस आ चुका है काफी साल के बाद और वो अपनी बहन को पहचान लेता है। तो देयर इज अ काइंड ऑफ रीयूनियन बिटवीन ओरेस्टीस और इलेक्ट्रा और फिर वो मिलके डिसाइड करते हैं कि भाई हमने अपनी मदर से अपने फादर की डेथ का रिवेंज लेना है। राइट, तो उसमें हम देखते हैं कि जो ओरेस्टीस है ही रिटर्न्स टू द पैलेस और वहां जाके वो अपनी मदर और एजिस्थीस दोनों को जो है मार देता है। और इस बीच में हमें एक बात और पता चलती है कि जो अपोलो है, जो गॉड है, ग्रीक गॉड अपोलो ने ओरेस्टीस को भड़काया है इस काम के लिए कि भाई तुम जाके अपने रिवेंज लो। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे जो गॉड्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द लाइव्स ऑफ ह्यूमन। राइट, तो क्लिटेमनेस्ट्रा का जो गिल्ट है उसकी वजह से जब उसने उसको मार दिया है तो उसके गिल्ट की वजह से ओरेस्टीस के पीछे फ्यूरीज पड़ जाती है। अब ये फ्यूरीज हैं एक तरह के कह सकते हैं कि डीमन गॉडेसेस हैं जो ओरेस्टीस को एक उसके गिल्ट की वजह से उसका पीछा कर रही हैं। और फ्यूरीज का काम ये होता था कि जो भी इंसान कुछ गलत करता था वो उसको जाके हॉन्ट करा करती थी। तो इस प्ले में हम देखते हैं कि फाइनली ओरेस्टीस भाग रहा है और फ्यूरीज आर चेजिंग ओरेस्टीस। इसी ट्रिलॉजी के लास्ट प्ले में यूमेनिडीज करके प्ले है जो इसका लिटरल मतलब होता है द फ्यूरीज, द काइंडली वंस इसका मतलब होता है एक्चुअली। फ्यूरीज जब लास्ट में इस प्ले में शांत हो जाते हैं तो इसलिए यूमेनिडीज नाम दिया गया है। राइट, तो होता क्या है बेसिकली इस प्ले में कि ओरेस्टीस जो है उसने कहाँ जाके शरण ली है कि जो डेल्फी का जो ओरेकल था वहां जाके उसने शरण ली है और अपोलो आके उसे बताता है कि भाई जो फ्यूरीज हैं उनको वो सुला देता है अपोलो अपनी पावर से और फिर कहता है कि तुम एथेना गॉडेस के पास चले जाओ और वही इनका इस बात का फैसला करेंगी। तो ओरेस्टीस जो है एथेना के दरबार में पहुंच जाता है और वहां पर फिर एक ट्रायल होता है विद जूरी और ओरेस्टीस का जो केस है वो यहाँ पे गॉड अपोलो ही लड़ता है और वो कहते हैं कि कैसे जो वुमेन की लाइफ्स हैं वो मैन की लाइफ से कम इम्पोर्टेंट है। So that is how you can see the ideas of social structure of that time। और एथेना फिर इंटरवीन करती है और वो फाइनली ओरेस्टीस को बरी कर देती है। ओरेस्टीस इज सेट फ्री। लेकिन इसकी वजह से जब फ्यूरीज गुस्सा हो जाती है तो एथेना फ्यूरीज को कहती है कि भाई आप जो है हमारे राज्य की पैट्रन गॉडेसेस के रूप में रहें और आपको प्रेयर की जाएंगी, आपको ऑफरिंग दी जाएंगी। तो इस तरह से इस प्ले का एंड होता है। Right, so finally the play gets resolved in the court itself। So this was the trilogy of Oresteia। और एक important play है Prometheus Bound। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि लॉर्ड ऑफ प्लेट हैव गॉट लॉस्ट
काफी सारे प्लेज इनमें ट्रिलॉजी के फॉर्म में ही लिखे गए थे, लेकिन उनके दूसरे पार्ट्स आज अवेलेबल नहीं है। तो वन ऑफ देम इज प्रोमीथियस बाउंड। प्रोमीथियस वाज एक्चुअली अ फिक्शनल कैरेक्टर, मिथोलॉजिकल कैरेक्टर, कि जिसने गॉड्स से लड़ाई करके इंसानों की हेल्प की थी। और वो हेल्प ये थी कि उसने फायर के बारे में, फायर की नॉलेज जो है इंसानों को दी थी। तो उसी पे बेस्ड ये प्ले है कि जो ज़ीउस करके जो गॉड है, गॉड्स के किंग थे बेसिकली, ZEUS, ज़ीउस। तो ज़ीउस काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे प्रोमेथियस की इस हरकत पर कि उसने इंसानों को फायर का इन्वेंशन बता दिया था। तो इसलिए प्रोमेथियस को उन्होंने सजा दे दी थी। तो ये जो प्ले है ये स्टार्ट होता है एक पहाड़ पे, एक कॉकस करके माउंटेन है, वहां पे ये प्ले स्टार्ट होता है, जहां पे प्रोमेथियस को चेन्स से बांधा गया है, ये उसकी सजा है। और जो बाकी कैरेक्टर्स हैं वो एक है हेफेस्टोस करके, हेफेस्टोस को बोल रहे हैं कि फटाफट इसे बांध दिया जाए और इस चीज को, क्योंकि ये ज़ीउस का ऑर्डर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्रोमेथियस है वो कोरस से बातें कर रहा है, वो उन्हें अपना दुख बता रहा है कि कैसे उसके साथ अनफेयर हुआ है ये सब कुछ। और वो उसी में अपनी तारीफ करता है कि इंसान उसका बहुत बड़ा कर्जदार है, क्योंकि इंसानों को उसने सारी आर्ट सिखाई है, जैसे कि एग्रीकल्चर, लैंग्वेज, मेडिसिन। वो कहता है, वो क्लेम करता है कि सब कुछ इंसानों को उसने ही दिया है। तो क्योंकि वो इंसानों का भला चाहता था, और जो ज़ीउस था वो एक किस्म का टायरेंट गॉड था जो इंसानों को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। तो इस तरह से हमें प्रोमेथियस का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसमें जो कोरस है वो ओशियनिड्स करके एक ग्रुप ऑफ वुमेन है जो कि डॉटर्स ऑफ ओशियन गॉड है। वो काफी ज्यादा उससे सिंपैथी रखती है प्रोमेथियस से, और वो कहती है कि हम ज़ीउस से जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि तुम्हें छोड़ दो, लेकिन प्रोमेथियस इस बात से मना कर देता है। और इसी बीच एक कैरेक्टर और आता है, ईओ करके एक लड़की आती है, जिसको ज़ीउस ने श्राप दिया हुआ था, एक कर्ज दिया हुआ था कि तुम्हारा एक हॉर्न उग जाएगा और तुम जो है तुम्हारे पीछे कुछ प्रेत आत्माएं पड़ी रहेंगी। और ये इसलिए किया था क्योंकि ज़ीउस को ये पसंद आ गई थी लड़की, ही हैड फीलिंग्स फॉर हर, तो इस वजह से ही गेव हर अ कर्ज। और अभी जो प्रोमेथियस है वो एक प्रोफेसी यहाँ पे करता है, वो डिक्लेयर करता है कि आने वाले टाइम पे ज़ीउस का जो है वो डाउनफॉल होगा और उसे मारने वाला उसका खुद का बेटा होगा, जो कि ये जो लड़की है ईओ, इसी का एक डिसेंडेंट होगा। राइट, तो इस तरह की एक प्रोफेसी की जाती है। और तभी एंट्री होती है हर्मेस नाम के कैरेक्टर की। हर्मेस यहाँ पे प्रोमेथियस से पूछने आया है कि कौन वो एग्जैक्टली लड़की होगी, कौन वो उस बेटे की मदर होगी जो ज़ीउस को मारेगा, लेकिन प्रोमेथियस ये बताने से मना कर देता है। तो हर्मेस फाइनली कहता है कि प्रोमेथियस को वो ब्लेम करता है कि तुमने गॉड्स के साथ बगावत की है और तुम्हें अब सजा के रूप में ये होगा कि एक ईगल आया करेगी जो तुम्हारे लीवर को डेली खाया करेगी। तो इट इज वेरी कह सकते हैं जो एक बहुत ही भयानक किस्म की सजा उसको मिलने वाली थी। लेकिन प्रोमेथियस तब भी डरता नहीं है, और इसी बीच एक अर्थक्वेक आता है और उसके साथ प्ले खत्म हो जाता है। राइट, तो बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ माइथोलॉजिकल ड्रामा। नेक्स्ट प्ले इज द पर्शियंस, एंड द पर्शियंस इज बेस्ड ऑन द वॉर बिटवीन पर्सिया एंड ग्रीक्स। तो इन दो देशों के बीच हमेशा युद्ध चलता रहता था और ग्रीक्स जनरली इसमें जीता करते थे। तो इसलिए एक वन सच बैटल वाज द बैटल ऑफ सैलामीज, जिसमें इस्किलिस ने खुद पार्ट लिया हुआ था। तो वहीं से मे भी उन्होंने ये इंस्पायर होकर प्ले लिखा है। और इसमें ये होता है कि किंग ज़र्सिस जो पर्सिया का है उसको ग्रीक के द्वारा हरा दिया जाता है, और उसकी जो मदर है एटोसा, उनको अजीब अजीब से सपने आए थे कि भाई पर्सिया हारने वाला है। और इस तरह से वो लास्ट में फाइनली ज़र्सिस जो है वो लेमेंट करता है कि हमारे कितने सारे सोल्जर्स मर गए हैं करके। तो इट इज अ बेसिकली वॉर ड्रामा। Another important play is Seven Against Thebes. Now we are sure that this play won the first prize in that competition. जो कॉम्पिटिशन चला करता था उसमें पहला प्राइज इसे मिला था, और ये एक ट्रिलॉजी का पार्ट था जिसके बाकी प्लेज आज के टाइम पे लॉस्ट हो चुके हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन द डायनेस्टी ऑफ इडिपस ओनली। जो इडिपस नाम का ग्रीक कैरेक्टर था, उसके मरने के बाद उसने अपनी ही फैमिली को एक कर्ज दिया हुआ था कि जो राजगद्दी है, जो थ्रोन है, ये एक कर्ज्ड थ्रोन है, तो इस पे कोई बैठेगा या जो भी बैठेगा उसके कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, वो मरेगा। इस तरह का उसका एक कर्ज था। तो इसमें होता क्या है कि उसके जो दो बेटे थे, इथियोक्लीस और पोलिनिसेस, इनके बीच में लड़ाई चल रही है थ्रोन को लेके। तो ये थेब्स नाम के शहर में 7 गेट्स होते हैं। तो 7 एंट्री गेट्स हैं जहाँ पे एक एक वॉरियर खड़ा है, और
एंड वाले पे आता है पॉलिनीसिस। पॉलिनीसिस 6 वॉरियर्स के साथ आ चुका है और वो एटियोक्लेसिस जो अभी राजा है उस पर अटैक कर देता है। तो 7वें गेट पे हम देखते हैं कि पॉलिनीसिस और एटियोक्लेस के बीच में लड़ाई होती है एंड दे किल ईच अदर। तो दैट इज हाउ वी कैन से द प्रोफेसी ऑफ एडिपस इज फुलफिल्ड। जो उसने कर्स दिया था दैट इज फुलफिल्ड। तो टू सम अप हम कह सकते हैं कि यही लेगेसी एस्किलिस के हैं। इतने सारे इंपॉर्टेंट प्लेज उन्होंने लिखे, उन्होंने नेचुरल सीनरी के लिए बहुत काम किया, बैकग्राउंड को चेंज किया और काफ़ी डायलॉग्स नए इन्वेंट किए। और हम देख सकते हैं कि आज भी ग्रीक ड्रामा का कितना इन्फ्लुएंस रहता था। उनकी ट्रेजेडी का जो है रेनेसा ड्रामा में भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।